गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त को एक और करंट की वीडियो के साथ मैं आपके बीच में बिल्कुल हाजिर हो चुका हूं। सभी लोग आ जाएं और इस वीडियो को देखें और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसका सही उत्तर या सही आंसर क्या होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय जो क्वेश्चन पुट होते हैं करंट अफेयर से वो बहुत ही डीप पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जानकारी देने का प्रयास करूं, जिससे आप एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चनों को बहुत ही सही तरीके से कर पाएँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कल का जो यानी लास्ट वाली वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विश्व संस्कृत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। एक तो ये पूछा गया था, दूसरा इसी में एक पॉइंट और ऐड किया हुआ था, इस वर्ष या किस तिथि को मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सावन महीना होता है, सावन जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा जो होती है, सावन महीने की हर पूर्णिमा को, हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो श्रावण मास की पूर्णिमा है वो 3 अगस्त को पड़ी थी। तो 2020 में ये जो विश्व संस्कृत दिवस है वो 3 अगस्त को मनाया गया है। राइट, चलिए तो ये बातें आपको समझ में आ गई विश्व संस्कृत दिवस से। अब आज के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में ही किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है। अब देखिए समझिए, यूपी में एक रेलवे स्टेशन पड़ती है जिसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, यही है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। इसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यूपी की दूसरी रेलवे स्टेशन होगी जिसका नाम चेंज हुआ है। इससे पहले आप सभी को पता है मुगल सराय रेलवे स्टेशन थी, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल जंक्शन। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। तो दूसरी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है। पहली मुगल सराय थी और अभी रिसेंटली किसका नाम बदला गया है, मंडुआडीह का। तो इमेज भी आपने देख ली है और इसके बारे में आप जान भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर भाग के चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, हाल में ही खेल समिति द्वारा कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की गई है। अब एक पॉइंट आप समझिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये किसको दिया जाएगा, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है और वो समिति जो है लोगों का चुनाव करती है। फिर जितने लोगों का वो चुनाव करती है उसको वो आगे फॉरवर्ड करती है सरकार के पास, सरकार उस पर अपनी मोहर लगाती है। उसके बाद राष्ट्रपति वो पुरस्कार प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, राष्ट्रपति के हाथों दिए जाते हैं। तो इस बार इस समिति ने 4 लोगों के नाम पर मोहर लगाई है, 4 लोगों को इसने जो है ये पुरस्कार देने की सिफारिश की है। एक इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही 4 लोग हैं। अब इनके नाम और इनका जो प्रोफेशन है यानी किस खेल से जुड़े हुए हैं उनकी बात करते हैं। खिलाड़ी तो हैं लेकिन एक्चुअल वो किस खेल से हैं संबंधित हैं उन पर बात करते हैं। अब देखिए समझिए, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा की। यानी रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को दिया जा रहा है, ये क्रिकेट से हैं। साथ ही साथ पहलवान है जिनका नाम है विनेश फोगाट, आप सब जानते हैं, फोगाट सिस्टर, उनके फैमिली से हैं ये। टेबल टेनिस चैंपियन है मनिका बत्रा और पैरा ओलंपियन है मरियप्पन थांगावेलु। इन 4 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है समिति के द्वारा। क्लियर है इतनी बात, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट आप समझिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने, अगर रोहित शर्मा को मिलता है तो ये चौथे ऐसे प्लेयर होंगे, ऐसे क्रिकेटर होंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, चौथे प्लेयर होंगे। अब देखते हैं इनसे पहले किस किस को मिल चुका है। सबसे पहले अगर क्रिकेटरों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को मिला था 1997-98 का। ठीक है, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला 2007 का और उसके बाद विराट कोहली को मिला था 2018 का। और अगर रोहित शर्मा को मिलता है तो रोहित शर्मा 2020 में चौथे क्रिकेटर होंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। राइट, चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं किसके बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, कि ये इससे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के हिसाब से, जो जनरल हमारा नॉलेज होता है उसके हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1991-92 में इसकी स्थापना हुई।
पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ से बन सकता है कि 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 18 वर्ष की आयु में पुरस्कार मिला था और सबसे कम वर्ष की आयु में पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बन गए थे अभिनव बिंद्रा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सिंपल सा आप ले लीजिएगा, 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें बहुत कुछ बताने लायक नहीं है, 19 अगस्त को याद रखिएगा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये भी कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको विश्व मानवतावादी दिवस के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड या फिर आपका जो जनरल नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए समझिए मेरी बात को, ये मानवतावादी दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या हुआ था कि 2003 में एक बम ब्लास्ट हुआ था। ये बम ब्लास्ट कहाँ पर हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद पे। इराक की राजधानी बगदाद में एक होटल है जिसका नाम है कैनल होटल। इस पर 19 अगस्त 2003 को एक बम ब्लास्ट हुआ था और इस बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हुई थी जिनका नाम था सर्जियो विएरा डी मेलो। सर्जियो विएरा डी मेलो। अब ये कौन थे? ये ब्राज़ील के एक बहुत ही प्रमुख मानवतावादी व्यक्ति थे और साथ ही साथ उस समय जो है ये क्या थे, राजन्यायिक भी थे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा ये कुत्ते शोर कर रहे हैं, चलिए आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इनकी भी डेथ हो गई थी। उसी के बाद क्या हुआ कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने डिसाइड किया 2009 में कि 19 अगस्त को हम लोग विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाएंगे। क्लियर है? तो किसके द्वारा इसको डिसाइड किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब किया गया था? 2009 में। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किस के कारण मनाया जा रहा है? तो 2003 में हुए बम ब्लास्ट के कारण, जो कि कहाँ पर हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद में। ठीक है, इस बार की थीम क्या है वो भी आप याद रखिएगा। 2020 की थीम है रियल लाइफ हीरोज। क्या है? रियल लाइफ हीरोज। राइट, चलिए अब भाग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, हाल में ही डीआरडीओ द्वारा विकसित यूवी ब्लास्टर। ये पकड़ लीजिए, ये आपका कीवर्ड है और साथ ही साथ डीआरडीओ इसमें कीवर्ड है। तो यूवी ब्लास्टर जो भी चीज़ होगी उसको किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, अब यूवी ब्लास्टर क्या है ये पूछा गया है। तो ये एक आपका सैनिटाइजर टावर है। यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं, छोटा सा टावर दिख रहा है, यही है सैनिटाइजर टावर। ये मे बी शायद सैनिटाइजर होगा, जो भी आप समझ लीजिएगा, उसी से जुड़ा हुआ है। सैनिटाइजर टावर है जिसका डेवलपमेंट जो है वो डीआरडीओ की एक शाखा है दिल्ली में, उसके द्वारा किया गया है। अब पूरी बात क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट इससे ये बनेंगे कि ये जो आपका माफ़ कीजिएगा, हाँ, ये जो आपका टावर है सैनिटाइजर टावर, इसको विकसित किसने किया है? डीआरडीओ की एक संस्था है जिसका नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, LASTEC। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। अब ये है क्या, मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में क्या होता है, आप घरों को या आप किसी व्यक्ति को या इन चीज़ों को आप आसानी से जो है वो जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? सैनिटाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मशीनरी सामान है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या और तमाम सारी चीज़ें, ऑफिस में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उनको आप सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं। तो उनको सैनिटाइज करने के लिए इस टावर को डेवलप किया गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, डीआरडीओ की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं भारत का जो है ये एक अनुसंधान और विकास कार्यों से संबंधित एक संगठन है और इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय उनका नाम है सतीश रेड्डी जी। सतीश रेड्डी भाई साहब, 1958 में इसका गठन हुआ, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। तो ये हो गया आपका डीआरडीओ।
आगे बढ़ें, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। याद रखिएगा, सैनिटाइजर टावर किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर हम मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि हाल में ही निर्वाचन आयोग के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है? हमारा जो कमीशन आपका जो है, नेशनल कमीशन आपका है, उसके किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है? तो नाम क्या हो जाएगा? अशोक लवासा। इमेज देख रहे हैं, यही है आपके अशोक लवासा भाई साहब। इनके रिज़ाइन करने के पीछे का मुख्य रीज़न क्या है वो आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जो ADB है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। अब इनको क्या करना है? उपाध्यक्ष वाला पद वहाँ पर ग्रहण करना है, तो इनको अपना ये वाला पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? हमारे जो आपका निर्वाचन आयोग है उसके इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अपना पद छोड़कर किसी दूसरी संस्था के पद को ज्वाइन करने जा रहा है। इससे पहले नागेंद्र भाई साहब ने पद छोड़ा था, इलेक्शन कमीशन के रूप में वो थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया था। अब ADB के उपाध्यक्ष कौन बन जाएंगे? अशोक लवासा साहब। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे ADB के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एक पॉइंट आप याद रखिए, यहाँ पर एक छोटी सी इमेज देख रहे हैं, यही है आपका ADB। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय मंडलायुंग, जो कि कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है, यहाँ पर हुई थी। और एक पॉइंट आपको और बता दूं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मात्सुंग अस्कावा, और उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अशोक लवासा। राइट? चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी निर्वाचन आयोग के बारे में। वैसे तो निर्वाचन आयोग अपने आप में बहुत बड़ी तोप है, लेकिन अभी हम थोड़ी सी बातें उसके बारे में जानेंगे, नहीं तो वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इसको देखेंगे ही नहीं, और मेरा बनाने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप वीडियो इतना देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बिल्कुल नीचे आप एक लाइक वाला बटन होता है ना, उस पर जो है अंगूठा अपना प्रेस कर दिया करिए प्लीज़। और साथ ही साथ वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे थोड़ा बहुत आप समझ ही रहे हैं ना, फ़ायदा हो जाए दोस्त, क्योंकि थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका थोड़ा तो बहुत फल मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। अब देखिए, जब ये निर्वाचन आयोग ये आपका बना तब ये केवल एक सदस्य ही था। इसमें केवल एक सदस्य था, कौन? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल, ठीक है। और पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन भाई साहब, ठीक है। पहले एक सदस्य था, फिर ये आपका 1989 समथिंग के आसपास 3 सदस्य हुआ, फिर एक सदस्य हो गया, उसके बाद फिर से 3 सदस्य कर दिया गया, तब से रेगुलर आपका 3 सदस्य बना हुआ है। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है इसको रखा गया। इसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर, कार्यकाल, इसका कार्य क्या है, नियुक्तियां कैसे होती हैं, सैलरी कैसे हटाया जाएगा, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा है, अगर अभी की हम बात करें ध्यान दीजिएगा, अभी ये 3 सदस्य है, ठीक है, 3 सदस्य है। एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा कि निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस क्या है, तो आप कहते हैं उनको जो है एक प्रोसेस होती है जिसको महाभियोग कहते हैं, उसके ज़रिए हटाया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि संविधान में इनको हटाने के लिए कहीं पर भी महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, इनको संसद से एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है जो कि महाभियोग जैसी ही है। तो नॉर्मली ये शब्द इनके लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी जो डिटेल होगा उस पर हम इसको जब कभी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि हाल में ही किसके द्वारा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो एक इमेज आप देख रहे हैं, कौन है? डॉक्टर हर्ष
वर्धन, इनके द्वारा दिल्ली में, याद रखिए, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसमें इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो आपने अभी यहाँ पर छवि देखी थी। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई है। अब आपको क्या समझना है, ये थैलीसीमिया क्या होता है, क्योंकि यही तो मेन है, यहीं से तो साइंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं, पहले तो थैलीसीमिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं इसके। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए कि थैलीसीमिया की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और वर्तमान में 270 मिलियन से ज़्यादा लोग थैलीसीमिया से पीड़ित हैं। 270 प्लस मिलियन लोग जो हैं वो थैलीसीमिया नामक बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है। और भारत में जो है बहुत ज़्यादा इसके जो है मरीज़ देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी बात। और इसके उपचार की बात करें तो इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है और इसके अलावा कोई इसका चारा नहीं है। अब थैलीसीमिया क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थैलीसीमिया को समझाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड कई सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक यौगिक, एक कंपाउंड है, एक तरीके से कहते हैं। साथ ही साथ ब्लड क्या है, एक आपका जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जोड़ने वाला एक ऊतक है, ठीक। तो ब्लड का अगर हम देखें तो इसका कंपोजिशन किस किस से मिलकर होता है, इसमें आरबीसी पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं और प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये जो आरबीसी होती हैं, ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, इन्हीं के आकार में गड़बड़ी हो जाती है इस रोग में, थैलीसीमिया रोग में, ठीक है। यानी समझिए मेरी बात को, यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है, यानी ब्लड से संबंधित रोग है थैलीसीमिया। इसमें ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की शरीर में कमी हो जाती है। अब एक इमेज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ आप नॉर्मल आरबीसीज देख रहे हैं और एक तरफ आप अब नॉर्मल आरबीसीज देख रहे हैं। यानी एक थैलीसीमिया से पीड़ित आरबीसीज हैं और एक आपकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आरबीसीज हैं। तो आपको अंतर साफ दिख रहा होगा कि इनका जो आकार है, इनका जो स्वरूप होता है वही बदल जाता है इस रोग में। और ऐसे में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया टाइप का हमको एक रोग हो जाता है जिसमें हमको थकान, कमजोरी, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं महसूस होती हैं और हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। थैलीसीमिया क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, वर्ल्ड विश्व थैलीसीमिया दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, ठीक। की पॉइंट क्या है, थैलीसीमिया क्या है, एक अनुवांशिक रक्त विकार है। किससे संबंधित है, हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उससे रिलेटेड है, वो कम हो जाती हैं। एनीमिया टाइप का रक्तहीनता हमारे अंदर हो जाती है। 8 मई को इससे संबंधित दिवस मनाया जाता है। और रिसेंटली इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्यालय में इससे संबंधित एक परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए दोस्त, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा भैया, समझते रहिए, है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, हाल में ही किस राज्य के एक पुलिस स्टेशन द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया। तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पड़ता है छतरपुर पुलिस स्टेशन ने क्या किया है कि जो कोविड-19 के दौरान जो बुजुर्ग हैं जिनके साथ कोई नहीं रहता है, उन बुजुर्गों की देखभाल अब पुलिस करेगी, उनको खाना खिलाएगी, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन का देखभाल पुलिस के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और इसकी तारीफ अन्ना हजारे जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, 2014 से क्वारंटीन हैं, अभी तक वो नहीं निकले हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। चलिए कभी कभी सुनने को मिल जाता है, नहीं तो 2014 के पहले बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, ऐसा लग रहा था देश बहुत मुसीबत में है और उसके बाद से गायब हैं। अभी भी उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, तमाम सारी दिक्कतें अभी भी देश में हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्वारंटीन कर दिए गए हैं, अपने आप को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं भैया। प्रश्न नंबर 9 क्या है, समझिए।
मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है सतपाल मलिक को। ये फोटो देख रहे हैं, सतपाल मलिक भाई साहब हैं। ये पहले कहाँ के राज्यपाल थे? उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का जब विभाजन हुआ, किस रूप में? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो फिर वहाँ से ये हट गए थे, वहाँ का राज्यपाल बना दिया गया था मुर्मू भाई साहब को। और अब इनको दोबारा से कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आप और देख लीजिएगा, आगे आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट क्या है? मेघालय की राजधानी, यहाँ पर मेघालय आप देख रहे हैं शिलांग है और मुख्यमंत्री इसके कॉनराड संगमा भाई साहब हैं। अब प्रश्न नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, पिक्सेल का आविष्कार करने वाले किस वैज्ञानिक का हाल में ही निधन हो गया है? इमेज एक देख रहे हैं ये, और एक फोटो पकड़ें जो कि इनके बेटे की है। इनका नाम है रसेल किर्स। रसेल किर्स ने पिक्सेल का आविष्कार किया था और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। अब कुछ बात करते हैं पिक्सेल होते क्या हैं और किस काम में इनका उपयोग होता है। तो पिक्सेल की बात करें तो पिक्सेल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पिक्सेल याद रखिएगा। इनकी खोज किसने की थी? रसेल किर्स ने, जिनका रिसेंटली क्या हो गया है? निधन हो गया है। और पहली जो इन्होंने फ़ोटो बनाई थी वो अपने बेटे की ही बनाई थी, 2x2 की थी वो। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि हाल में ही किस पेमेंट बैंक द्वारा जन बचत खाता यानी जन बचत खाता JBK लॉन्च किया गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जन बचत खाते में क्या होगा कि आप जो है इसके किसी भी केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट या फिर OTP के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं इन खातों, ये सुविधा इसमें दी होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। तो याद रखिए इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई। CEO कौन है? MD और CEO ऋषि गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर इसका महाराष्ट्र मुंबई में है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस याद रखिएगा 20 अगस्त को मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। ये अक्षय ऊर्जा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। आज ही कल 20 अगस्त को राजीव गांधी का जो है वो जन्म दिवस था, तो उसी की याद में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2004 में सरकार के द्वारा 2004 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा अक्षय ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सब अक्षय ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है? 20 अगस्त को। किसकी याद में? राजीव गांधी की याद में। राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त को, बर्थडे पड़ता है इनका। अब प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान किसको मिला है? आपको पता होगा पहला 3 साल से लगातार किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है भाई? इंदौर को मिल रहा है। तो इस बार भी किसको मिला होगा? इंदौर को ही मिला है। पहला स्थान अगर हम देखें तो इंदौर है, उसके बाद अगर हम देखें तो सूरत। ठीक है, याद रखिएगा पहला स्थान किसको मिला है? इंदौर को, दूसरा सूरत को, तीसरा नवी मुंबई। ठीक है, तो एक आपका कहाँ का है? MP का है, एक आपका गुजरात का है और एक आपका महाराष्ट्र का है। और अगर नदी, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें उनमें सबसे स्वच्छ कौन है? तो याद रखिए बनारस सबसे स्वच्छ है गंगा नदी के किनारे बसे हुए, और बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। क्लियर है? 20 अगस्त को इनकी घोषणा की गई है और ये 5वें संस्करण की घोषणा हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि भारत सरकार उधार लेना चाहती है तो उसकी अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? जैसे भारत सरकार को लोन चाहिए, उधार चाहिए IMF से या वर्ल्ड बैंक से या ADB से या विश्व बैंक या आपका जो है किसी से भी उधार चाहिए, किसी कंट्री से उधार चाहिए, तो ऐसा करने की उसको अनुमति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, ये आपको बताना है। क्लियर? अच्छा, आज के वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।